नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज बात कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होंगे जो पहली बार मेन से रूबरू होने की संभावना रख रहे होंगे। ऐसे में उन्हें एक इनिशियल गाइड, एक इनिशियल बूस्ट की आवश्यकता होती है। तो उसी संदर्भ में हमारा ये आज का वीडियो है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि आंसर राइटिंग को आखिर शुरू कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक आंसर राइटिंग जो होती है उसमें क्या चीजें एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, ये तो खैर सारी चीजें पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक मोटा मोटी एक फौरी तौर पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी जानकारी का पता लगाना। आपको उस टॉपिक के बारे में जानकारी कितनी है, आपकी शैली क्या है, आपकी शैली क्या है, आपके सोचने का आयाम कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज का वीडियो पूरा संदर्भित होने वाला है। इसमें डिटेल की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसको स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। तो दोस्तों, एक चीज जान लीजिएगा कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए टॉपिक का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। जब तक आप एक अपने सब्जेक्ट का, जैसे GS1 हुआ, GS1 का हिस्ट्री सेक्शन हुआ, उस हिस्ट्री सेक्शन के टॉपिक को आप एक्सट्रैक्ट कीजिए। तो टॉपिक का सिलेक्शन हमें पहले करना है। अब ये कैसे होगा? सबसे पहला बीपीएससी द्वारा दिया गया जो सिलेबस है उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीपीएससी क्या बोल रहा है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में हर एक सेक्शन वाइज डिटेल वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, वो काफी डिटेल में है और सारी चीजें वहां पे, ट्रेंड एनालिसिस, सारी चीजें, सिलेबस डिस्कशन, ट्रेंड एनालिसिस, इंपॉर्टेंट सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है, जो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस ऑफ PYQ करते हैं, जो कि हमने किया भी है अपने चैनल पे। फिर एनालिसिस ऑफ ट्रेंड करते हैं कि आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और एक्सट्रैक्ट कर उसके बाद उस टॉपिक में से हम डिफरेंट एस्पेक्ट, गेस एनी अदर एस्पेक्ट, मतलब हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, हम हर एक उस बात पे बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। जैसे हमारा टॉपिक सपोज कि हमारा टॉपिक, अच्छा यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है पाल कला है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को भी हम लोग शामिल करके और उस पे अपने नोट्स या आंसर को लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, ये पूरी तरीके से है, आप जाकर वहां पे स्ट्रैटेजी वीडियो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपनी ऊर्जा को आप आंसर राइटिंग को स्टार्ट करने में, उसको क्वालिटी इनहैंसमेंट में लगाएं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर में, जैसे ये हमारा पाल कला है, एक सपोज दैट आप मान लीजिए कि पाल कला एक GS1 का हिस्ट्री सेक्शन का टॉपिक है। इस पाल कला में आप क्या लिखेंगे, मतलब आपको उस टॉपिक में क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज कि आपको ओवरऑल उस टॉपिक में क्या है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर बौद्ध धर्म के साथ उससे क्या संबंध थे, ये पता होना चाहिए। बिहार कला विकास में इसके क्या योगदान था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसकी क्या महत्ता है, क्योंकि नालंदा महाविहार एक यूनेस्को साइट है, और नालंदा अभी हमारे पिछले प्रधानमंत्री द्वारा भी और डिफरेंट ये में भी नालंदा महाविहार को काफी प्रेज किया जाता है, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट और पाल कला का ही ये पूरी तरीके से विरासत है, और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस सारे चीजों को अगर आप अपने आंसर में, अपने नोट्स में अगर शामिल करते हैं तो वो एक अच्छा आंसर माना जाएगा। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपको चीजें क्लियर हो। इसमें अगर आप और जानना, इसको ऐड करना चाहें तो आलोचना, समीक्षा, अन्य बिहार कला से तुलना, जैसे मौर्य कला से इसकी तुलना, इन सारे चीजों को अगर आप शामिल कर लेते हैं और एक बार इस टॉपिक को आप तैयार कर लेते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि आपका आंसर सबसे उत्कृष्ट होने वाला है। लोग यहां सिर्फ ओवरऑल पढ़ के जाते हैं और अच्छे नंबर लेके आते हैं, आपने तो पूरा पढ़ा हुआ है, तो उस पर बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और वो सारी चीजें भी हम लोग अपने लेक्चर में गो थ्रू होंगे तो जानते रहेंगे, और मैं बताता भी रहता हूं कैसे करना है। फिलहाल
उसके बाद का जो हमारा, जब हमने टॉपिक को एक्सट्रैक्ट कर लिया, टॉपिक हमारे पास आ गया, एनालिसिस कर लिया, टॉपिक ले लिया, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को समझ लिया, अब उस टॉपिक पे क्या करना है? अब उस टॉपिक पे हमें सबसे पहला अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर इतनी ज्यादा कर लेनी है ताकि वो आपका टॉपिक आपका अपना टॉपिक हो जाए। अपना टॉपिक कहने का मेरा अर्थ है कि आप उस टॉपिक में कहीं से भी कुछ पूछा जाए, आप वो जवाब देने के काबिल रहे। अब ये होगा कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहला आप एक चीज जान लें कि ये 2 से 3 रीडिंग आप सबसे पहले उस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए कि आपने पाल कला का निकाल लिया, इसका 2 से 3 रीडिंग आपने लगा लिया। मान लीजिए कि हो सकता है किसी किसी को पढ़ के नहीं समझ में आता है, कहीं के नोट्स को भी नहीं समझ में, कोई लगता है कोई बता दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल जाइए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं पाल कला के बारे में, और उस वीडियो को देखकर उस टॉपिक को समझने का, ग्राफिक्स के माध्यम से और तमाम सारी चीजों के माध्यम से उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर किसी कोचिंग के नोट्स को लीजिए। अगर आप नोट्स पढ़कर अगर इसमें चाहते हैं कि आपको एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, तो किसी कोचिंग के नोट्स को आप रेफरेंस बना सकते हैं। फिर लेकिन उस पर रिलाय नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि उस कोचिंग के नोट्स को बहुत कोई पढ़ रहे होंगे। फिर आप कैसे भीड़ से अलग दिखिएगा? आपको अलग दिखने के लिए अपनी कलाकारी, अपना दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए है कि आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। मेक योर शॉर्ट नोट्स। फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद का जो प्रोसीजर होगा कि PY क्वेश्चन टू रिलेटेड टॉपिक, यानी कि आप अपने PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, उसको भी शामिल कर लेना है अपने नोट्स में, और आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में एकदम राइट द आंसर। इसका मतलब है कि सीधा पाल, अब आप सारा चीज पढ़ लिए, समझ लिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, सारी चीजें आपने कर ली, अब बस आपको लिखना है। शुरू में दिक्कत होगी, शुरू में बहुत दिक्कत होगी आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिनों तक यह दिक्कत रहने वाली है। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आप अगर डेवलप कर लेते हैं तो सबसे पहला होता है क्या था पाल कला, कहाँ था, ये सब कुछ गाइडिंग वो है जिसको आप कहाँ था, इसकी महत्ता क्या है, उपयोगिता, महत्ता आप इसमें डाल सकते हैं। फिर तुलना और ये तमाम सारी चीजों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर कुछ ना समझ में आए तो ये 3 चीजें आपके हर एक आंसर में होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसको फिर आप आगे कैसे ले जाएंगे। आगे ले जाने के लिए आपको, मतलब आगे आपने राइट भी अपना आंसर भी तैयार कर लिया, फिर आप क्या करेंगे? उसको बंद करके रखेंगे नहीं दोस्तों, उस पर प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार। क्यों? क्योंकि इससे आपका वो लिखा हुआ आपको याद हो जाएगा। और फिर वैल्यू एडिशन आप करेंगे, और फिर आप उसमें अपडेट इंफॉर्मेशन करेंगे। फिर मॉडल आंसर को एनालिसिस करेंगे। अगर पाल कला पे लिखा, देखेंगे कि वो उस मॉडल आंसर में और आपके आंसर में क्या फर्क है। लैंग्वेज को अगर छोड़ दिया जाए तो कंटेंट वाइज क्या है, क्योंकि लैंग्वेज देखिए, किताबी लैंग्वेज आयोग भी नहीं बोलता है, यथासंभव अपने शब्दों में आपको आंसर करना होता है। इस चीज को पिक कीजिए। आपको किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना। अपने शब्दों कहने का अर्थ मेरा यह है कि आपका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा आपको हाई फाई और ऐसे करके कि नहीं मैं बहुत होशियार हूं, मैं अपनी सारी चीजें दिखाऊंगा आंसर में, ऐसा नहीं होता है। वो फिर एग्जामिनर पर निगेटिव इंपैक्ट डालेगा। फिर आप अदर की कॉपी देखिए जो टॉपर हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्किल हैं, कोई सीनियर हैं, कोई अगर कोचिंग संस्थान में किसी ने लिखा है उसको अच्छे नंबर मिले हैं, अगर पॉसिबल हो तो उसको भी देखिए। इससे आपका वो टॉपिक कंठस्थ हो जाएगा दोस्तों। अगर इतनी आप स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आपका ये टॉपिक, दुनिया की कोई ताकत आपको इससे जुदा नहीं कर पाएगी उस टॉपिक से। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। अब हम बात करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के बारे में। सबसे पहला, आपका जब भी शॉर्ट नोट्स होगा, 1 पेज नोट रहेगा, सिर्फ 1 पेज में ही होना चाहिए वो। इसके लिए जो तरीका है कि आपको अपने A4 सीट साइज के पेपर को 2 पार्ट में लैंडस्केप मोड में ये कर दें। ये कैसे, आपको मैं बता रहा हूं। यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यहां पे आपको टॉपिक नेम लिखना है, फिर इससे जुड़े हुए, अगर शॉर्ट आंसर है तो इससे जुड़े हुए आपको 6 पॉइंट यहां पे दे देने हैं। फिर अगर वो लॉन्ग का है, अगर लॉन्ग का आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप फिर कम से कम 10 से 12 पॉइंट उसमें शामिल करें, जो कि डिफरेंट चीज़, कोई डेटा हो तो, कोई किसी का महत्व हो तो, कोई इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट रहा हो तो, इन सारी चीज़ों को आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये आप मेरा विश्वास मानिए, जब आप रिविजन करेंगे, जब आप लिखेंगे तो आप 1 महीना में पूरा का पूरा फाइल खत्म हो जाता है। तो आप कितना रिवाइज कीजिएगा। इस रिवीजन को आसान बनाने का ये एक शॉर्टकट है, एक
तरीके से ब्रिज है ये आपका शॉर्ट नोट्स। इसको बनाना आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आगे मैं एक आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे कि आपके आंसर में जो फ्लो चार्ट और डायग्राम का क्या यूज है, मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इसका क्या हम लोग करें। आखिर में ये बहुत परेशान करने वाली चीजें हैं कि लिखना आप सीख गए और मैप और उसकी तमाम चीजें आप कैसे फिर इसमें शामिल करेंगे। तो मैप के लिए दोस्तों आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात हम लोग मैप की करते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर मैप डाल देते हैं, अगर कुछ जैसे नालंदा महाविहार है और पालकला का, तो और पालकला के कहाँ कहाँ रुइंस हैं, उन चीजों को अगर आप मैप पे बता देते हैं, खासकर बिहार में कहाँ कहाँ है, बिहार का मैप बना के, तो आपका आंसर बहुत ही इनहांस हो जाएगा। मतलब वो एक उत्कृष्टता की तरफ बढ़ जाएगा, जो कि काफी अच्छा इंपैक्ट डालता है जो कॉपी चेकिंग करते हैं, जो इवेलुएटर होते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मैप का एक ही तरीका है कि एक आप सैंपल मैप बना लें। जैसा कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत मतलब अच्छा मैप बनाए। यहाँ कुछ मैप का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मैप है। ये आपको बिहार का मैप है, बिहार का मैप है, ये भारत का मैप है। सिंपल मैप बनाइए। और ये विश्व का मैप है, ये विश्व का मैप है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। तो इस तरीके से आप सर्वाइवल मैप भी बना सकते हैं दोस्तों। ये इसलिए मतलब इसमें ये नहीं है कि आप मैप को बनाना ही है। अगर आप बना देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहा। आप जैसे भी इसको प्रैक्टिस करके अगर आप कमेंट करेंगे और आप मुझे बताएंगे कहीं तक भी कि मैप बनाने का, तो उस पर भी मैं एक वो सिखा दूंगा कि ये एक सर्वाइवल मैप आप कैसे बना दे, ताकि आप अपनी चीजों को आंसर राइटिंग में कैसे शामिल कर सकें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों डायग्राम के बारे में। डायग्राम कौन सा ये है, ये ऑलवेज इन कॉर्नर होना चाहिए। हमेशा अपने आंसर के कॉर्नर में ही आप डायग्राम बनाएं। ये बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आपका जो कॉपी होता है वो एक झलक भी होता है, एक दर्पण होता है आपके व्यक्तित्व का भी। आपको ये बताना है अपने इवैल्यूएटर को कि आप एक बहुत ही संयमित और बहुत ही एक सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स ना करते हुए उसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाइए। सबसे ज्यादा जरूरी है सिंपल ही आप डायग्राम बनाएं। कोई भी डायग्राम रहे सिंपल बनाइए, क्योंकि टाइम इतना ज्यादा आपके पास नहीं होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा उसमें कलात्मकता डालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि आपके प्रश्न छूट जाएं। दोस्तों एक एक सेकंड वहां पे बहुत मायने रखता है। फिर आप फ्री हैंड बनाएं कि यानी कि कलात्मकता का कम उपयोग करके बनाएं, ताकि आप एक गो में बना कर निकल जाएं। फिर स्पष्टता हो आपके डायग्राम, मतलब ऐसा है नहीं कि आप सिंपल मैप बना दिए और आप स्पष्ट ही नहीं पता चल रहा है कि क्या आप बताना चाह रहे हैं। ऑलवेज ये बॉक्स में होना चाहिए और कैप्शन के साथ नीचे आपको बताना होगा कि आपने किस चीज का बनाया है। इसका एक एग्जाम्पल आप दोस्तों देखिए, ये बौद्ध स्तूप का बनाया है मैंने। ये यहाँ पे ऑलवेज एक बॉक्स आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखता है। फिर आप बीच में देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सारी चीजें बताई हैं कि कहाँ पे क्या है। एक बहुत ही सिंपल एक फ्री हैंड मैप है ये, और यहाँ पे नीचे आप लिखिए कि बौद्ध स्तूप का ये मैप है। फिर आप दोस्तों बात करते हैं हम लोग फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट में हम देखते हैं कि जो भी टॉपिक होगा यहाँ पे आप लिखेंगे, और फिर जब मल्टीपल उसके वो दिखाने होते हैं तब हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको चांस रहेगा आप कितने भी शामिल कर सकें। इसको क्लाउड फ्लो चार्ट बोलते हैं। ये क्लाउड फॉर्म का है। ये एक्चुअली मेरे द्वारा यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पे रखा है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। जैसे अगर किसी चार चीजों को बताना होता है, अगर किसी चीज का 4 भाग है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, 5 है तो इसका यूज कर सकते हैं, 3 है तो एक ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं, और एक आप हेक्सागोन का भी यूज कर सकते हैं अगर 6 पार्ट में आपको बताना है। लेकिन सबसे जो अच्छा माना जाता है वो इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें अगर एक आध पॉइंट बाद में भी बढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पे चांस रहता है कि आप वहां पे ऐड ऑन कर सकें। फिर बात करते हैं दोस्तों कि एग्जामिनर आखिर देखना क्या चाहता है आपके आंसर में। आपके आंसर में वो सबसे पहली चीज देखता है कि क्वेश्चन का डिमांड पूरा हुआ है या नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि पाल कला की
बौद्ध धर्म में क्या योग्यता है, क्या उसमें उपयोगिता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आपने पूरा पाल कला लिख के आपने बताया ही नहीं कि उसमें बौद्ध धर्म में क्या उपयोगिता है, इस चीज को अगर एड्रेस ही नहीं किया तो आपका एक अच्छा आंसर नहीं माना जाएगा, आपको अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो आप इसमें क्वेश्चन के डिमांड को जरूर पूरा कीजिए कि डिमांड क्या है। डिमांड पूरा करने का क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन रहता है आपको उसको घेर लेना होता है। जैसे पाल कला, मान लीजिए कि क्वेश्चन है पाल कला का बौद्ध धर्म में उपयोगिता। तो यहां आपको सीधा यहां पहला आप घेरेंगे, दूसरा बौद्ध धर्म घेरेंगे और तीसरा उपयोगिता पूछ रहा है, डायरेक्ट अपने आंसर पे पूछ जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ पाल कला ही नहीं बताना है, बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंधों को भी बताना है। तो इस तरीके से आप चीजों को ले जा सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आंसर राइटिंग में। फिर आप आंसर में अपने तथ्यों को शामिल कीजिए, जो एक ऑथेंटिक डेटा होता है उसको आप जरूर शामिल कीजिए इस आंसर में। और डेटा का बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। पहला तो आपका इंटरनेट होता है जिसपे आपका बहुत ज़्यादा ये रहता है। फिर बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते रहते हैं। एक ऑथेंटिक सरकारी रिपोर्ट हो तो ज़्यादा, किसी प्राइवेट या उसका रिपोर्ट नहीं ज़्यादा मान्य होता है। नीति आयोग अगर कोई रिपोर्ट ला रहा है, सीपीसीबी ला रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको अपने आंसर में शामिल करनी होती है। आंसर में तथ्य होने होते हैं लेकिन वो रिलेवेंट होने चाहिए। अब पता चले कि आप ये बताने बैठ गए कि मुझे देखिए कितना ज़्यादा डेटा याद है, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको तथ्य, रिलेवेंट तथ्य पे ही बात करनी होगी। फिर हम बात करते हैं आंसर में कितने ज़्यादा एस्पेक्ट और आयाम आपने टच किए हैं। अगर आंसर सिर्फ अगर पाल कला के बारे में पूछ रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है पाल कला के बारे में बताएं, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां पे वो खुला खेत दे रहा है दोस्तों, जिसपे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपको अपने डिफरेंट आयाम, डाइवर्सिटी को बनाते हुए उस आंसर को लिखना होगा। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म के साथ अगर उसकी सहसंबंधितता के बारे में अगर पूछ दे रहा है तो वहां आपके पास एक लिमिट दे रहा है कि आप बौद्ध धर्म तक ही सीमित रहिए। इसलिए इन चीजों पर भी बहुत ध्यान रखा जाता है। फिर अगली बात जो हम करेंगे वो फ्लो के बारे में करेंगे। फ्लो क्या रहना चाहिए और फ्लो के अलावा जो क्रम है, आपके लेखन का जो क्रम है, जो हम लोग 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट देते हैं, उसमें कैसे उसमें लिखा जाता है एक क्रमवार तरीके से। आप हर एक चीजों को जैसे आप पहले बताइएगा कि क्या है, फिर क्यों है, फिर इसके बाद बताइएगा कि क्या इसकी उपयोगिता है या महत्व क्या है, फिर अभी क्या कुछ अब मतलब समस्या क्या आ रही है। इन चीजों को अब ये क्रम होता है दोस्तों। अगर आप पहले ही समस्या बता दीजिएगा, फिर आप क्यों है ये बताइएगा और लास्ट में बताइएगा क्या है, वो एक खराब आंसर माना जाता है। वो फिर आपका नहीं, आप खुद पढ़िएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। इसलिए फ्लो और क्रम का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। लेखन में एथिक्स आपका आना चाहिए, नैतिकता की झलक जरूर से जरूर दिखनी चाहिए। ये एक अच्छा इंपैक्ट माना जाता है दोस्तों। अगर आपके लेखन में एथिक्स और नैतिकता झलक रही, हालांकि आप ऐसे लिखेंगे जब, और खासकर फिलोसॉफिकल ऐसे लिखेंगे, तो अपने आप वो नैतिकता आपके आंसर में आ जाएगी। लेकिन आपके आंसर में खासकर भूमिका और आपके कंक्लूजन में ये नैतिकता झलकनी चाहिए। ये मेरा अपना मतलब मानना है, मेरी निजी राय है, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है। आप इससे डिफरेंट इत्तेफाक रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। फिर आप सिविल सर्वेंट की सोच वाला आंसर लिखे हैं कि नहीं, एक सिविल सर्वेंट कैसा सोचता है, उसमें किन किन आयामों को प्रशासनिक क्या था, फिर उसमें जो था उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है, इन सारी चीजों को भी वो बहुत क्लोजली एनालिसिस करते हैं जो इवेल्युएटर होते हैं। फिर हम बात करते हैं इंट्रो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है आपके आंसर का। उसी को देखकर आपका जो पूरा आंसर है वो जज किया जाता है। इसमें जो मेरी सलाह होगी आप लोग की, इसमें शैली सबसे ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। मैंने 2 बार शैली बोल दिया है, हो सकता है आप लोग को दिक्कत हो रही हो, कठिनाई हो रही हो शैली को समझने में। शैली देखिए कुछ नहीं है, एक अपना स्टाइल होता है लिखने का, है ना। जैसे किसी का स्टाइल होता है कि वो सीधा सपाट लिख देते हैं। पाल कला एक कला थी जो उत्कृष्ट कला मानी जाती है पाल काल के टाइम पे, जो बिहार में विस्थापित थी। ये एक सिंपल सा हो गया। लेकिन वहीं कोई अगर अच्छा लिखेगा तो वो इसको बहुत अच्छे से लिख के चला जाए कि भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन के रूप में पालों ने जो भारतीय कला विरासत को दिया है, वो पाल कला के रूप में आज भी हमें नालंदा महाविहार और तमाम सारे ये में दिखता है। इस टाइप से अगर आप अपनी शैली विकसित कर लेते हैं, ये आप जैसे जैसे आप आंसर लिखते जाएंगे, इंट्रो कंक्लूजन लिखते जाएंगे, ये डेवलप होता जाएगा दोस्तों।
फिर आप भाषा पे आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, कहीं भी आप निगेटिव नहीं मुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं माना जाता है जब तक कि आपको पूछा ना जाए। और अगर पूछ भी दिया है, आलोचनात्मक समीक्षा करने के लिए भी अगर पूछ दिया है, तो भी आपको वहां पे सकारात्मक रूप से ही क्रिटिसाइज करना है। आंसर में जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं, उसका जो ग्लिम्स और झलक है वो आपको इंट्रो में ही दे देना होता है। आपको इंट्रो में ही अगर आप दे देते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी अगर उसकी डेवलप हो जाती है कि हाँ इसने अच्छा आंसर लिखा होगा, तो आपको वो जरूर नंबर देगा। और कंक्लूजन जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, भविष्य उन्मुख फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भावनात्मक अपील होनी चाहिए उसमें। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप कॉल टू एक्शन में लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि न सिर्फ ये सरकार के द्वारा, न सिर्फ ये विश्व में सहयोग के द्वारा, बल्कि ये हमारे भी व्यवहार परिवर्तन से ही ये इन समस्याओं से, पर्यावरण असंतुलन से हम निजात पा सकते हैं। सिर्फ सरकार ही ना सही, जबकि इसमें नागरिक समाज का भी योगदान बहुत ही अपेक्षित है। इस तरीके से भी अगर आप लिखते हैं तो आपका वो आंसर अच्छा आंसर माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आंसर जो होता है वो कैसा होता है, आपका कैसा दिखना क्या चाहिए। आपका 300 से 350 के वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, और फिर उसमें इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 चीजें होती हैं किसी भी आंसर का मेन पार्ट, जिसमें 50 वर्ड में आपको इंट्रो लिखना है और कंक्लूजन भी 50 वर्ड में आप लिख सकते हैं, और 250 वर्ड में आपको अपना मेन बॉडी लिखना होता है। याद रखना है दोस्तों कि एक पेज में मात्र 200 से 150 वर्ड ही आते हैं, तो इस बात का बेहद ही ख्याल रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने आज के इस शॉर्ट नोट्स के बारे में। आप इसको ध्यान से अगर आप इसको देखें तो मैंने यहाँ पे ये 2 मैं शॉर्ट नोट्स आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार के बारे में है, जो कि एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके विचार को लेकर पूछा गया, ये शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक एरो बनाते हुए यहाँ पे बताया है कि ब्रिटिश शासन में, राष्ट्रवाद और देशभक्ति में उनके क्या विचार थे, फिर शिक्षा पे इनके क्या विचार थे, आध्यात्मिक मानवतावाद पे इनके क्या, और अन्य कोई विचार थे तो वो कवि के रूप में कैसा था। फिर आपको देखें शिक्षा पे जो सारी चीजें हैं वो एक ही पेज में आप यहाँ पे लिखना होता है। हालांकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, यहाँ पे कहीं से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको दूसरे पेज में भी लिखा हुआ। ये थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में है तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं टैगोर और गांधी की तुलना यहाँ पे की गई है, समानता भी थी, असमानता भी थी, और फिर आप देखेंगे कि संगीत में क्या योगदान रहा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको टॉपिक जो है मात्र 2 पेज में समेट दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप एक बेहतर शॉर्ट नोट, आप बहुत कम समय में रिवीजन करने लायक हो जाएंगे। अब ये जो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये नारी शक्ति वंदन का मैंने एक छोटा सा आपको वो दिया है यहाँ पर। ये एक A4 साइज का आपको, आप देखेंगे इसको, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जो आपका है, ये A4 साइज का आपको एक पेपर है, जिसको बीच भाग से यहाँ से आपको बाइफरकेट करना है। बाइफरकेट करने के बाद आप इधर वाले पार्ट में यहाँ देखेंगे कि सबसे पहला जो आपका यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है LSVS में महिला कुल सीट कितनी है, फिर सिफारिशें क्या थी इस ये में, फिर प्रावधान क्या क्या किया गया है, किन किन अनुच्छेदों का इसमें वर्णन किया गया है, इसकी समयावधि क्या है, और संवर्धन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में क्यों है इसकी आवश्यकता, फिर इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में पॉइंट दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें मात्र एक A4 साइज के हाफ पार्ट में अगर आप लिख पाते हैं और ये चीजें अगर आपको याद हैं, तो मेरा विश्वास मानिए कि आप अगर इसमें 2-3 पॉइंट भूल भी जाएंगे तो आपका आंसर सबसे अच्छा होगा। वहां नंबर देने पे मजबूर हो जाता है कोई भी इवेल्युएटर। उसी तरीके से ये जो है CAA वाला मुद्दा था, और इसी अधिनियम जो आया था उसी को लेकर ये था सारा। तो ये जो मेरे कहने का मतलब ये था दोस्तों कि आंसर राइटिंग आप शुरू करें और बहुत अच्छे से अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। आप आंसर लिखना शुरू, हो सकता है आप किसी कोचिंग से जुड़कर कर रहे हो, या बहुत लोग होता है कि वो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर, उनके साथ कई मजबूरियां, परिस्थितियां होती हैं कि वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, उनको मेंटर नहीं कोई कर पाता है। ऐसे में आप यूट्यूब की मदद लीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ChatGPT यूज कीजिए, आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी सीनियर कुछ भी मिल रहा हो, कोई पढ़ा रहा हो, जरूरी नहीं है कि मेरे चैनल पे, आप दूसरे चैनल पे भी जाके आराम से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ते हैं तो आप, मेरा
विश्वास मानिए कि आप भी एक अच्छे आंसर लिखने में, हर एक कोई की सुविधा नहीं होती है दोस्तों, और लेकिन सपने सबके होते हैं, और वो कितना जिद्दी है अपने सपनों के लिए, इस चीज पर हमेशा मैटर करता है। आज थोड़ा सा मैं जल्दी में था, इसलिए मैंने बहुत जल्दी ये लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूं आप लोग को। और अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप एडुवर्स बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप इसको जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप ग्रुप का भी और मैं चैनल दोनों का मैं डाल दूंगा, आप ग्रुप में अपने आंसर को भेजेंगे, मैं स्वयं इसको चेक कर आपको जरूर भेजूंगा। और अगर आप बोलेंगे तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस टाइप का इनिशिएटिव चला भी रहे हैं, जो आंसर और फ्री आंसर इवैल्यूएशन का उनका है, तो आप वहां पे भी आप बोलेंगे तो मैं आपको उनसे जोड़ दूंगा या फिर उनको रिकमेंड कर दूंगा आपको। लेकिन आप लिखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे आज इस वीडियो का मतलब यही है कि आप लिखना शुरू कीजिए, कलम उठाइए और लिख डालिए। लिखने से ही होगा दोस्तों। सपने बार बार और मौका नहीं मिलता है, और सपने बार बार नहीं देखे जाते हैं। एक बार सपना देख चुके हैं, और विवेकानंद के उस लाइन को याद कीजिए कि तब तक नहीं रुकिएगा जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लीजिए। तो इसी लाइन के साथ दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर मेरी बात आप तक पहुंच गई हो और समझ में आ रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।